हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन और धातु कर्म यानी मेटल वर्क्स जैसे कामों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था। शिल्प उत्पादन में मोहरे, मनके, बाट और पत्थर के औजार जैसे ऑब्जेक्ट्स को शामिल किया जा सकता है, जबकि मेटल वर्क्स में खास तौर पर तांबे और कांसे से बनी चीजों को शामिल किया जा सकता है। क्या कुछ खास ही स्थानों पर इन चीजों को बनाया जाता था? इन्हें बनाने के लिए कच्चा माल कहां से आता था? क्या ये लोकली अवेलेबल था या बाहर से मंगाया जाता था? किस तरह की प्रोसेसेस से इन चीजों का प्रोडक्शन किया जाता था? और ये सब समझने के लिए हमारे पास किस तरह के एविडेंसेस अवेलेबल हैं? आज के इस सेशन में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे और हड़प्पा सभ्यता को कुछ और गहराई से समझने की भी। नमस्कार दोस्तों, इतिहास कोश के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, आज के सेशन में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्राफ्ट एक्टिविटीज यानी शिल्प उत्पादन और धातु कर्म यानी मेटल वर्क्स के बारे में और बेहतर जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और हमारा दायरा एनसीईआरटी की 12th स्टैंडर्ड की बुक होगी, जिसका पहला चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले हम जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इस चैप्टर के सेक्शन 5 को हम पूरी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत हम इसी पाठ को पढ़ने से करते हैं और फिर आगे जैसा कि हम पहले से करते रहे हैं, इस पाठ को पढ़ने के बाद कुछ एडिशनल या कुछ और एक्सप्लेनेशन जहां भी रिक्वायर्ड होगी हम उसको और बेहतर ढंग से देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए सेक्शन 5 को पढ़ते हैं। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन, जैसे कि मैंने कहा, क्राफ्ट प्रोडक्शन। मानचित्र 1 में चान्हुदड़ों को चिन्हित कीजिए। तो मानचित्र 1 हम यहाँ पर खोल लेते हैं। मानचित्र 1 में चान्हुदड़ों को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है चान्हुदड़ो और ये मोहनजोदड़ो से साउथ ईस्ट में है, कोटदीजी से साउथ में है और कोस्ट से भी बहुत दूर नहीं है, गुजरात के भी पास है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये गुजरात के काफी पास था। ये मोहनजोदड़ो, जो कि लगभग 125 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ शहर था, की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है, जो जैसा कि यहाँ लिखा गया है 7 हेक्टेयर। तो एक छोटी सी बस्ती थी जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। संलग्न मतलब इन्वॉल्व। तो ये एक ऐसा सेंटर था, ये एक ऐसा कस्बा था या छोटा शहर था जो बसाया ही इसीलिए गया था क्योंकि यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को किया जा सके। शिल्प कार्यों में मनके बनाना यानी बीड मेकिंग, शंख की कटाई यानी जो शेल वर्किंग होती है वो, धातु कर्म जैसे मैंने आपको कहा मेटल वर्क्स, मुहर निर्माण यानी सील्स बनाना, बाट बनाना यानी वेट्स और मेजर्स, खास तौर पे वेट्स बनाना सम्मिलित थे। तो ये सारी एक्टिविटीज, और इससे बियॉन्ड हम कहें कि पॉटरी मेकिंग जो है वो भी एक क्राफ्ट एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉटरी बनाई जा रही थी वो काफी स्किल्ड लेबर रिक्वायर करती थी। उसके लिए आपको दक्षता हासिल करनी थी, क्योंकि जिस तरीके का उसका फैब्रिक था, जैसी उस पर पेंटिंग्स की जा रही थी, जिस तरीके से उसको फायर किया जा रहा था, ये बहुत हाई डिग्री ऑफ स्किल दिखाती है। तो पॉटरी भी एक क्राफ्ट एक्टिविटी मान सकते हैं। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त, अब आपके चैप्टर के नाम में भी मनके हैं और इस सेक्शन में ऑथर्स ने बीड्स या मनकों को एक इंपॉर्टेंट मार्कर की तरह से यूज किया है क्राफ्ट एक्टिविटीज को समझने के लिए। तो मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है, यानी जो मनके बनाने के लिए जिस तरीके के रॉ मटेरियल्स को यूज किया जा रहा था, चाहे वो पत्थर थे, चाहे वो मिट्टी थी, चाहे वो मेटल्स थे, उनकी जो डाइवर्सिटी है, जितने अलग अलग किस्म के पत्थरों का यूज किया जा रहा था, जो भी रॉ मटेरियल्स यूज करे जा रहे थे, उनकी जो विविधता है, उनकी जो डाइवर्सिटी है, वो बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे अलग अलग पत्थरों का यूज किया जा रहा था। कार्निलियन सुंदर लाल रंग का एक पत्थर है, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, यानी ये वो सब अलग अलग किस्म के पत्थर थे जिनका प्रयोग किया जा रहा था मनके बनाने के लिए। तांबा, कांसा,
या सोने जैसी धातुएं, जहां तक मेटल्स की बात है तो उसमें मनके बनाने के लिए तांबे यानी कॉपर का, कांसा यानी ब्रॉन्ज का और सोना यानी गोल्ड का प्रयोग किया जा रहा था, तथा शंख, फेयॉन्स और पकी मिट्टी को अंग्रेजी में हम टेराकोटा बोलते हैं, तो पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता था। तो जिस डाइवर्सिटी की पहली लाइन में बात की गई थी उसको यहां पर आप देख सकते हैं। कई अलग अलग किस्म के पत्थर थे, कई अलग अलग किस्म के मेटल्स थे, और इसके अलावा मिट्टी और फेयॉन्स जैसे पदार्थों का प्रयोग भी किया जाता था मनके बनाने के लिए। मनके, ऐसा आप मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे उनके आभूषण यानी ऑर्नामेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मनकों से शायद बनता था। कुछ मनके दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, यानी दो पत्थरों को जोड़ करके, इसे आप एक किस्म से ऐसा मान सकते हैं कि दो पत्थरों को जोड़ा गया और एक मनका बनाया गया। कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे, तो पत्थर का मनका है, उसके ऊपर सोने के आवरण यानी एक कवर चढ़ा दिया गया। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। अब ये बहुत अलग अलग किस्म की जो वैरायटी केवल रॉ मटेरियल में नहीं दिखाई दे रही है, शेप्स में भी दिखाई दे रही है। तो चक्र के आकार के यानी डिस्क शेप्ड भी थे, जिसको यहाँ पर चक्राकार कहा जा रहा है। बेलनाकार यानी बैरल शेप, जिसको यहाँ बेलन के आकार का माना जा रहा है, कहा जा रहा है। तीसरा गोलाकार यानी स्फेरिकल, ढोलाकार यानी सिलेंड्रिकल, ढोलक के आकार का, और खंडित यानी फ्रैगमेंटेड। तो ये कई अलग अलग किस्म के शेप्स थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें बहुत अलग अलग तरीके के दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये बेलनाकार है, अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखते हैं यहाँ आप इनको देख सकते हैं, या डिस्क शेप के हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेंड्रिकल शेप्ड है। तो कई अलग अलग शेप्स में इन मनकों को बनाया जाता था। कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। तो आप देख सकते हैं ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि इनको पेंट किया गया था, लेकिन कई ऐसे भी होते थे जिनके ऊपर पेंटिंग ना करके उन पर उकेरा गया था, उनको एक किस्म से उनकी सतह को कुरेद करके डिजाइन्स बनाए गए थे। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थीं, यानी जिस तरीके का रॉ मटेरियल उस तरीके की प्रोसेस, क्योंकि रॉ मटेरियल मनका एक छोटा सा आइटम है, उसको बनाने के लिए आपको काफ़ी स्किल चाहिए। उसको शेप देना, उसको परफोरेट करना, उसमें छेद करना, उसको रंग देना, उसको चमक देना, उस पर डिज़ाइन बनाना या क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें आप एक बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट पे कर रहे थे, और इसके लिए ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहा होगा और इसके लिए काफ़ी स्किल की आवश्यकता पड़ती होगी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके का रॉ मटेरियल है। अगर रॉ मटेरियल हार्ड है तो उसके लिए अलग प्रोसेस रिक्वायर्ड होती होगी, और अगर रॉ मटेरियल सॉफ्ट है जिस पे आप आकृतियां उकेर सकते हैं, जिसको आप मनचाहे शेप में ढाल सकते हैं, तो वहां पर प्रोसेस अलग रहती होगी। यहाँ ये कहा जा रहा है। सेल खड़ी, जो कि एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। हमने पहले भी बात करी है सेल खड़ी की। सेल खड़ी यानी स्टीटाइट। स्टीटाइट एक ऐसा पत्थर है जिसमें टैल्क होता है जो इसको काफ़ी सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, और इसी के कारण इसको आकृति देना, इस पर उकेरना, इसको इंस्क्राइब करना काफ़ी आसान था, और इसीलिए इस पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। यानी यहाँ कहा यह जा रहा है कि सेलखड़ी के पत्थर को पहले पीस दिया गया, एक पाउडर का शेप दे दिया गया, और उसके बाद उसे किसी भी कास्ट में, किसी भी सांचे में आकार देकर के, पेस्ट बनाकर उसको आकार देकर जमा दिया गया, और उससे भी आप अपने मनचाहे आकार के मनके या बीड्स बना सकते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। यानी जो हार्ड स्टोन है, जैसे कि क्वार्ट्जाइट है या कार्निलियन है, ये सारे जो स्टोन्स हैं ये काफ़ी हार्ड हैं, तो इनको या तो घिस करके शेप दिया जाता होगा, जो कि एक बड़ी टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहती होगी। इसमें वेस्टेज का भी खतरा रहता होगा, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस के गलत हो जाने पर वो पूरा टुकड़ा बेकार हो जाता होगा। या फिर आप उन्हें कोई ज्योमेट्रिकल डिजाइन दे सकते थे। तो ऐसी स्थिति में सेलखड़ी जैसे पत्थर का यूसेज ये था
कि बहुत सॉफ्ट होने के कारण आप उसका पेस्ट बना करके भी उसको सांचे में ढालकर मनचाहे डिजाइन्स दे सकते थे, जो कि हार्ड टेक्सचर्ड स्टोन्स में पॉसिबल नहीं था। सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। सबसे नीचे यहां अगर आप देखें तो ये बीड्स हैं जिनको कहा जा रहा है माइक्रो बीड्स, यानी कि सूक्ष्म मन के। ये माइक्रो बीड्स अगर आप देखें तो इन बीड्स की तुलना में बहुत छोटी हैं, और ये भी आप मान सकते हैं कि एक एक बीड इतनी छोटी है कि उसको मैन्युअली हाथ से बनाना बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा। लेकिन अब इन्हें बनाया कैसे गया था ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ठीक ढंग से पता नहीं लगा है कि किस तरीके की प्रोसेस का यूज किया जा रहा था इन सूक्ष्म मनकों को बनाने के लिए। लेकिन चूंकि इनमें सेल खड़ी का प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए इस बात की संभावनाएं हैं कि शायद इनको कास्ट करके या सांचे में ढालकर बनाया जा रहा था। बहुत छोटे छोटे सांचों में इन पेस्ट को डाला जाता था और जमा करके शायद ये बीड्स बनाई जा रही थी, पर ठीक ढंग से अभी तक पता नहीं है कि इनको कैसे बनाया जा रहा था। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्नेलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। तो कार्नेलियन एक बहुत पॉपुलर स्टोन था, और इस स्टोन के बारे में यह माना जाता है कि कच्चे माल के रूप में यह स्टोन पीले रंग का होता था, लेकिन पूरी प्रोसेस जो मनके बनाने की थी उसके बाद इसका रंग लाल हो जाता। और इस पूरी प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इसको पकाना, फायर, जिससे न केवल इसका रंग बदलता था बल्कि इस पे ग्लेज भी आता था, इसमें चमक भी आती थी। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था। मतलब पिंड होता है कोई भी नोड्यूल, जैसे कोई भी ऐसा कोई नॉर्मल रैंडम शेप का पत्थर जिसे आगे शेप दिया जाना है, तो इस तरीके के पत्थर को लेकर के पहले उन्हें तोड़ दिया जाता था। कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था कि किन शेप्स में वो टूट रहा है। मतलब तोड़ने के बाद जो शेप्स निकल रहे थे उन शेप्स को फिर बहुत केयरफुली और आगे तराशा जाता था। तो पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, यानी बहुत रिफाइंड तरीके से नहीं, एकदम रैंडम शेप्स में तोड़ दिया जाता था, और फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। एक बार तोड़ने के बाद जो टुकड़े आते थे, फिर उनमें से शल्क मतलब फ्लेकिंग, मतलब अगर ये एक पत्थर का टुकड़ा है और यहां आपने बहुत ध्यान से चोट की तो आपको ये शल्क टूट के निकल के मिला। उसके बाद आपने यहाँ चोट की तो फिर ये वाला पोर्शन निकल के मिला। तो शल्क निकालने का जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी केयरफुली किया जाता है, कहाँ पर पत्थर पे चोट करनी है और कहाँ चोट करके किस एंगल पे चोट करनी है, और वहाँ से कितनी थिकनेस का कितना लंबा शल्क यानी फ्लेक निकलेगा ये तय किया जाता है, और उसके बाद इस प्रोसेस को पूरा किया जाता है। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। तो आपने एक रैंडम पत्थर लिया, पहले उसको रफली ब्रेक कर दिया, और उसमें से जो अलग अलग टुकड़े मिले उनमें से हर टुकड़े को केयरफुली जिस तरीके के शेप का आपको मन का चाहिए उसे ध्यान में रखते हुए उनमें से आपने फ्लेक्स निकाले, शल्क निकाले, और फिर हर एक शल्क पर काम किया, उसको घिसा, उस पर घिसाई की, पॉलिश की और छेद किया, परफोरेशन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। परफोरेशन किसी भी मनके को बनाने के लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रोसेस रही होगी। चान्हुदड़ो, लोथल और हाल में ही धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं, यानी परफोरेशन टूल्स इनको कहा जाता है अंग्रेजी में। आगे हम इन्हीं परफोरेशन टूल्स को के कुछ चित्र देखने का प्रयास करेंगे। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो एक बार फिर से हम इस मैप को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं एक शहर जिन 3 शहरों की हमने बात की है वो चान्हुदड़ो, लोथल और धोलावीरा हैं, जहाँ से हमें मनके बनाने के लिए जो परफोरेशन के टूल्स मिलते हैं वो मिले हैं। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 और शहरों पर आप ध्यान दें, और ये 2 शहर हैं नागेश्वर तथा बालाकोट। तो नागेश्वर यहाँ है गुजरात के बिल्कुल टिप पर, और बालाकोट यहाँ है। ये दोनों शहर जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल समुद्र तट के पास स्थित हैं। तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के
समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी वस्तुओं, जिनमें चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं, के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। तो ये जो दोनों क्षेत्र हैं, ये शंख के कार्य के लिए यानी शेल वर्क के लिए फेमस है, और ऐसा माना जाता है कि इन दो सेटलमेंट्स में ज़्यादातर काम शेल वर्क का होता था। तो ये भी एसेंशियली मोटे तौर पर एक क्राफ्ट प्रोडक्शन की साइट्स ही थी। यहाँ से जो तैयार माल था वो दूसरी जगहों पर भेजा जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चान्होदड़ो और लोथल से तैयार माल, जैसे कि मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक पहुंचाए जाते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो छोटी छोटी सेटलमेंट्स जो केवल क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बसाई गई थी, उनका मुख्य काम अलग अलग शिल्प से संबंधित वस्तुओं को बनाने का था, ऑब्जेक्ट्स को बनाने का था, और वहां से ये सारे ऑब्जेक्ट्स न केवल हड़प्पा सभ्यता के बाकी शहरों में, बल्कि ऐसा क्लियर है कि इन चीज़ों को मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने बात की वो आपके एनसीईआरटी की किताब में जो कुछ भी लिखा गया है उसके बारे में बात की है। यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिनकी बातें की गई हैं। एक, शिल्प उत्पादन के कॉन्टेक्स्ट में आपकी किताब में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स को या जिस ऑब्जेक्ट को लिया गया है, ध्यान से देखा गया है, थोड़ा फोकस में रखा गया है, वो है बीड्स। तो हम भी बीड्स की बात करेंगे, लेकिन इसके साथ उस सेटलमेंट की भी बात करेंगे जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर हमें बीड्स मिलती हैं, और ये जगह थी चान्होदड़ो, जिसकी बात आपकी किताब में की गई है, जिसके रेफरेंस से इस सेक्शन की शुरुआत की गई। चान्होदड़ो में खुदाई जो की गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट खुदाई का जो फेज था वो 1935 से 1937 तक अर्नेस्ट मैके ने यहाँ पर खुदाई की थी, और उसके बाद उन्होंने इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी की थी, और इसके अलावा कई अलग अलग जर्नल्स में इन्होंने पेपर्स लिखे थे। कई इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। एक पेपर जो इन्होंने लिखा था वो प्योरली बीड मेकिंग पर था। यहाँ से मनके बनाने की जिस तरीके के जो प्रोसेसेस थी, जो इतिहास था, उसके बारे में इन्होंने वो पेपर लिखा था। और ऐसा इसलिए किया गया था शायद क्योंकि चान्होदड़ो से हमें बहुत बड़े पैमाने पर मनके बनाने के न केवल साक्ष्य मिलते हैं, बल्कि हमें एक क्लियर पिक्चर दिखाई देती है कि ये मनके किस तरीके से बनाए जाते होंगे। तो चान्होदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। अगर हम क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं, यहाँ से हमें कई और चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि तांबे और कांसे के काम का भी, मेटल वर्क्स के भी काफ़ी एग्जाम्पल्स यहाँ से मिलते हैं। बाट यानी जो वेट्स हैं वो बनाने के यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, बहुत छोटी सी साइट है, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि ये शिल्प उत्पादन के लिए बसाई गई थी, और लगभग पूरी तरह से यहाँ पर शिल्प उत्पादन का ही कार्य किया जाता था। तो अगर चान्होदड़ो के कॉन्टेक्स्ट में हम शुरुआत करें तो पहले हम ये देख सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि मनके बनाने की एक इंपॉर्टेंट साइट तो थी, पर साथ ही मेटल वर्क्स के लिए भी बहुत फेमस साइट मानी जाती है। और ये ठीक से हमें पता नहीं है क्योंकि स्पेसिमेंस नहीं मिलते हैं कि यहाँ पर कॉपर का ज़्यादा काम होता था या ब्रॉन्ज का ज़्यादा काम होता था, पर इस बात के संकेत मिलते हैं कि सांचे में मेटल्स को ढालने का इन लोगों ने काफ़ी अच्छे लेवल पे स्किल हासिल कर ली थी। तो ये सारे काम ऐसा लगता है जो साक्ष्य मिले हैं उत्खननों से, एक्सकेवेशन से, उनमें ये इंडिकेशन मिलता है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेटल वर्क से कहीं ज़्यादा, जैसे हमने कहा कि बीड मेकिंग का यहाँ प्रचलन था। बहुत रेयर किस्म के बीड्स भी हमें यहाँ से मिलते हैं, खास तौर पे कार्नेलियन जो एक पत्थर था, और दूसरा एगेट। ये दो पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट थे जिनसे चान्होदड़ो में मनके बनाए जाते थे। कई बहुत रेयर कुछ ऐसे किस्म के मनके जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के प्रतिरूप यानी उन्हीं से बहुत मिलते जुलते उन जैसे ही मनके चान्होदड़ो से मिले, और ये मेकिंग की अलग अलग स्टेजेस दिखाते हैं। यानी कुछ मनके अनफिनिश्ड हैं, ज्यादातर अनफिनिश्ड हैं, और वो ये बताते हैं कि क्या क्या स्टेजेस थी जिनसे ये मनके की बनने की प्रोसेस होके गुजरती थी। तो इस तरह के मनके जो कि मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ऐसा संभव है कि उन्हें चान्होदड़ो में ही बनाया गया था। खास तौर पे ये दो ऐसे पत्थर थे जिनका यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। चान्होदड़ो के एविडेंस की एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने अभी बताया कि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में अनफिनिश्ड बीड्स मिले हैं।
यानी अपूर्ण। अपूर्ण मन के मतलब हमने देखा था कि पहले एक पत्थर लिया, उसको तोड़ा, उसे तराशा, उसे घिसा, उसे पॉलिश किया, उसमें छेद किया, ये बहुत, और उसे फायर किया, ये बहुत सारे प्रोसेस के स्टेजेस थे जिनके थ्रू एक मन का गुजरता था और फिर वो अपने फाइनल शेप में आता था। तो हमें इन सभी अलग अलग स्टेजेस से जुड़े हुए मन के चान्हूदड़ों से मिलते हैं। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पुरातत्वविदों को ये प्रोसेस समझने में काफी मदद मिली चान्हूदड़ों के एविडेंसेस जो वहां से मिले हैं। दूसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि चान्हूदड़ों में जो अपूर्ण मन के हैं यानी अनफिनिश्ड जो बीड्स हैं, उनकी संख्या फिनिश्ड यानी तैयार बीड्स से बहुत ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। इसका एक इंडिकेशन हमें यह मिलता है कि यहां पर फिनिश्ड बीड्स को फिनिश करके बाहर भेज दिया जाता था। तो अब आप एक सिचुएशन ऐसी समझें कि जब बीड्स बनाए जाते होंगे, तो जब वो बन जाते होंगे उनको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता होगा, बाहर भेज दिया जाता होगा, और जो अनफिनिश्ड बीड्स हैं वो वहीं होंगे क्योंकि वो प्रोसेस में थे। इसलिए जब इस शहर को त्याग दिया गया तो बहुत सारे अनफिनिश्ड बीड्स रह गए जो कि एक्सकेवेशंस में मिल रहे हैं। अलग अलग कयास लगाए जाते हैं, पर जो सबसे संभावित या प्रोबेबल रीजन है कि वहां पर फिनिश्ड बीड्स नहीं है, तैयार बीड्स कम मिलते हैं, उसका शायद यही कारण था कि बीड्स बनाने के बाद इनको पहले ही भेज दिया जाता था दूसरे शहरों में। अर्नेस्ट मैके ने जो चान्हूदड़ों में खुदाई की थी, उनसे जो स्पेसिमेंस या उनसे जो एविडेंसेस मिले थे, उनका ये चित्र यहाँ पे है। और इस चित्र में हमें यह दिखाई दे रहा है कि जो बीड्स हैं वो किस तरह से अलग अलग स्टेजेस में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जितने भी बीड्स हैं, अगर आप देखें, ये बिल्कुल नोड्यूल है, जो बेसिक पत्थर है, ये सारे बेसिक पत्थर दिखाई दे रहे हैं जिनकी शुरुआत होनी थी अब बीड मेकिंग की प्रोसेस में। ये कुछ शुरुआती स्टेजेस दिखाई दे रही हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर अभी इन पत्थरों को बहुत अच्छा शेप दिया नहीं गया है, परफोरेशन का प्रोसेस चल रहा है, परफोरेशन भी लग रहा है पूरी तरह से नहीं हुआ है। ये भी अनफिनिश्ड बीड्स का एक स्टेज है। ये जो आपको बीड्स दिखाई दे रहे हैं ये शायद फिनिश होने की तरफ ज्यादा है क्योंकि यहां पर शेप भी मिल चुका है और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो परफोरेशन का प्रोसेस भी पूरा हो चुका है। ये भी नोड्यूल्स हैं, खास तौर पे बैरल शेप्ड या सिलेंड्रिकल बीड्स बनाने के लिए इस तरीके से पत्थरों के शल्क निकाले जाते थे या फ्लेक्स निकाले जाते थे और फिर उनको शेप दिया जाता था। इसी तरीके से यहां भी अनफिनिश्ड बीड्स जो हैं वो अपनी मेकिंग के अलग अलग स्टेजेस पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो चित्र हैं ये अर्नेस्ट मैके के हमने एक आर्टिकल से लिया है, बीड मेकिंग इन एंशिएंट सिंध, और ये चान्हूदड़ों के एविडेंस जो है जो वहां से खुदाई में मिला था उसके बेसिस पर ये चित्र दिया गया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंस हमें चान्हूदड़ों से मिलता है और उसको एक्सकेवेटर्स ने कहा था बीड मेकर्स हाउस या बीड मेकर्स फैक्ट्री, यानी मनके बनाने का कारखाना। और उसके विषय में जो मैके ने लिखा है, एक कई जगह पर लिखा है अपनी रिपोर्ट में, लेकिन जब बाटों की बात की जा रही है, वेट्स की बात की जाती है, तो वो ये बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्यूब वेट्स केम फ्रॉम हड़प्पा टू लेवल ऑफ माउंट 2 एट चान्हूदड़ों में 3 माउंट्स मिले थे, 3 टीले मिले थे, उनमें से माउंट 2 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इनमें से 22 क्यूब वेट्स, यानी क्यूब वेट्स जो कि चौकोर बाट थे, उनमें से 22 केम फ्रॉम वन हाउस, एक ही घर से आए थे, एंड इट्स इमीडिएट नेबरहुड, और उसके आसपास के कमरों से। और दिस हाउस इज द बीड मेकर्स शॉप। इसको कह रहे हैं मैके बीड मेकर्स शॉप। इसको कई जगह पर बीड मेकर्स फैक्ट्री या बीड फैक्ट्री भी कहा गया है। दैट हैज अ रूम विद फ्लूसेस रनिंग अंडर द ब्रिक फ्लोर। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसका एक चित्र मैं आपको यहां दिखा सकता हूं। यहां पर ये उसी घर का एक चित्र है और इस घर में फर्श के नीचे इस तरीके से मिट्टी के पाइप बनाए गए थे, जो निश्चित रूप से, चूंकि यहां पर इस केस में बहुत ज्यादा वाटर प्रूफिंग के एविडेंस नहीं दिखते हैं, तो ये बात पुरातत्वविदों को, आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग क्लियर है कि इसका प्रयोग पानी को के बहाव के लिए नहीं किया जाता था, किसी और पर्पस से किया जाता था, जो कि शायद बहुत क्लियर नहीं है। पर कई लोगों का यह मानना है कि इन पाइप्स को जो फर्श के नीचे लगाए गए थे, कमरे में एक दूसरे से पैरेलल चल रहे थे, इनका प्रयोग शायद फर्श को गर्म करने के लिए या किसी तरीके के फर्नेस या भट्टी के लिए किया जाता था। हम जानते हैं कि मनके बनाने की पूरी प्रोसेस में उन्हें
फायर करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेज थी। तो इस तरीके का एक चित्र भी हमें एक्सकेवेशन की रिपोर्ट से मिलता है, और ये बीड मेकर्स फैक्ट्री के ही एक जो मेन कमरा है उसके नीचे के फर्श में बनाए गए थे। इट इज ऑलरेडी डिस्टिंग्विश्ड फॉर दैट अनयूजुअल फीचर, यानी जो ये पाइप्स हैं मिट्टी के, ये बड़े अनयूजुअल हैं, एंड ऑल्सो फॉर द एबंडेंस ऑफ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन इट्स रूम्स एंड कोर्ट। यानी इस बीड मेकर्स हाउस के, या जो बीड फैक्ट्री है उसके कमरों में और जो आंगन है उसमें कई और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बड़ी मात्रा में मिली हैं। बिसाइड्स ब्रॉन्ज बीड्स यानी कांसे के मनकों के, एंड स्टोन बीड्स और पत्थर के मनकों के अलावा लापिस लाजुली, स्टीटाइट जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा था पत्थरों के मनके बनाने में। इसके अलावा अनफिनिश्ड बीड्स, कार्नीलियन के और स्टीटाइट के अनफिनिश्ड बीड्स यहां बहुत बड़ी संख्या में मिले, एज वेल एज द रॉ मटेरियल्स फॉर द स्टोन कटर। जो स्टोन कटर थे उनके लिए कच्चा माल भी यहां पर बड़े पैमाने पर इस घर में मिला है। नोड्यूल्स ऑफ कार्नीलियन एंड रॉक ऑफ क्रिस्टल, तो कार्नीलियन खास तौर पे पत्थर यहां मिला है, एंड ऑल्सो स्टोन पॉलिशर्स एंड कॉपर एंड ब्रॉन्ज बीड मेकर्स टूल। दिस वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मेकर ऑफ फाइन ज्वेलरी ऑफ स्टोन एंड मेटल। तो ये घर जो है ये एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल है कि कैसे एक पूरा घर या एक पूरी फैक्ट्री थी जहां पर बहुत अच्छे किस्म की ज्वेलरी, आभूषण जो कि पत्थर से बन रहे थे और मेटल से बन रहे थे, उसके यहां से हमें स्पेसिमेंस मिलते हैं। स्टोन पॉलिशर्स यानी जिससे पॉलिश की जा रही थी स्टोन्स की, वो जो उपकरण है वो यहां से मिलते हैं, और टूल्स मिलते हैं, मनके बनाने के अलग अलग उपकरण यहां से मिलते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है जो हमें इस पूरे घर के बारे में बताता है। एक्सकेवेशंस में इस घर के कुछ चित्र इस तरह से दिखाई देते हैं। ये वो बीड मेकर्स फैक्ट्री है जिसके अलग अलग एंगल्स पे लिए गए ये शॉट्स हैं। ब्रिक से बनी हुई ये स्ट्रक्चर था जिसमें कई रूम्स थे, और उनमें से जैसे हमने कहा कि एक इंपॉर्टेंट रूम था जो कि जहां पर हमें वो पाइप्स मिले हैं जो कि फर्श के नीचे से बनाए गए थे। हमने पहले बात की थी, ज्यादातर लोगों का ये मानना था और लंबे समय तक ये मानना रहा कि हड़प्पा सभ्यता में शायद मनकों में छेद करने के लिए कॉपर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन चान्हूदड़ों से हमें इस तरह के औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं जिनका जो नोक है वो ये इंडिकेट कर रही है कि शायद इनका प्रयोग बीड्स में छेद करने के लिए किया जाता था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है, और इससे ये भी बात स्टैब्लिश होती है कि मनके बनाने के लिए जो छेद किए जाते थे मनकों में, उनके लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। अभी हमने स्टोन पॉलिश करने के उपकरण की बात की, तो ये एक ऐसा ही उपकरण है या एक औजार है जिससे स्टोन्स की घिसाई की जाती थी, और आप देखेंगे कि इसको एक खास तरीके की शेप में इसे भी बनाया गया था, पॉसिबली किसी जानवर की शेप में बनाया गया था, और ये हमें कई अलग अलग जगहों से मिलता है। ये हमें नहीं पता है कि इसको जो शेप दी गई थी ये क्यों दी गई थी, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस औजार का प्रयोग किया जा रहा था मनकों की घिसाई के लिए। ये चान्हूदड़ों के उसी बीड मेकर्स रूम से या बीड मेकर्स फैक्ट्री से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एविडेंस मिलता है। ये एक लंप है, ये एक गुच्छा है जिसमें सिलेंडर के आकार की सूक्ष्म बीड्स रखी गई थी। पीछे हमने जो चित्र देखा था उसमें स्फेरिकल शेप में माइक्रो बीड्स थी। ये एक पूरा गुच्छा है जो सॉल्ट की वजह से जम गया है, क्रिस्टलाइज हो गया है, लेकिन इसमें असंख्य लग रहा है कि छोटी छोटी सिलेंडर के शेप की माइक्रो बीड्स थी। इसके नीचे कॉपर की प्लेट मिली है जिसका ठीक ठीक कहना बहुत मुश्किल है कि क्यों थी, लेकिन ये माइक्रो बीड्स बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मिली हैं, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है, एक जम चुकी हैं, एक पत्थर का फॉर्म इन्होंने ले लिया है, और इन्हें अलग करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि जो प्लेट थी उसको अलग करने की प्रोसेस में इस बात की आशंका जताई गई कि ये मन के खराब हो सकते हैं, और इसलिए इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंस है, अपने आप में नायाब एविडेंस है। ऐसा एविडेंस हमें कहीं नहीं दिखाई देता है। बीड मेकर्स फैक्ट्री ये एक अपने आप में एक ऐसी ही संरचना है जिसका पैरेलल हमें पूरी हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है, और उसी तरीके से ये जो एक एविडेंस है माइक्रो बीड्स का, सिलेंड्रिकल माइक्रो बीड्स का, ये भी अपने आप में नायाब एविडेंस है।
तो दोस्तों इस तरह से हमने कुछ एविडेंस देखने की कोशिश की, कुछ साक्ष्य देखने की कोशिश की, विशेष रूप से मनकों के कॉन्टेक्स्ट में जो हमें चानूदड़ों से मिलता है। इसे आप अपने जो पाठ है उसके साथ जोड़ के देख सकते हैं। कुछ अलग अलग तरीकों से हमने इस मन के बनाने की जो प्रक्रिया है, जो उसका इतिहास है हड़प्पा सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में, उसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश की। अब ये छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 5.1, जो कि इसी शिल्प उत्पादन के सेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो आइए इसको भी हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। उत्पादन केंद्रों की पहचान, यानी कोई भी एक सेटलमेंट जो खास तौर पर शिल्प उत्पादन या क्राफ्ट एक्टिविटीज के लिए बनाई गई थी, उसकी पहचान पुरातत्वविद कैसे करते हैं। क्यों हम चानूदड़ों को मानते हैं कि वो एक प्रीडोमिनेंटली या मुख्य रूप से मनके बनाने या क्राफ्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड साइट थी। तो आइए इसे पढ़ते हैं। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। तो भाई, जहां पर आप कारखाना है या कोई ऐसा सेटलमेंट है जहां पर हमें ज्यादातर किसी चीज के बनने के साक्ष्य की मिलने की आशंका है, या हमारा ये मानना है कि वो एक सेटलमेंट एक खास पर्पस से बनाई गई थी, तो वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट क्या ढूंढेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट सबसे पहले ढूंढेंगे कच्चा माल और अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो कोई भी जगह जहां पर सामान बनाया जा रहा है वहां पर हमें उन सामान को बनाने के लिए जो कच्चा माल है, उनको बनाने के लिए जो औजार हैं और उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग अलग स्टेजेस पर दिखाई देंगे। अगर कहीं से आपको बिल्कुल फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, उससे रिलेटेड कोई और कच्चा माल नहीं मिलता है, कोई औजार नहीं मिल रहा है, कुछ और अलग अलग स्टेजेस पर अधपके अपूर्ण मनके नहीं मिल रहे हैं, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो मनका उस जगह पर बाहर से भेजा गया है या आया है। तो क्या ढूंढते हैं? प्रस्तर पिंड, पत्थर, कच्चे माल के टुकड़े ढूंढते हैं, पूरे शंख तथा तांबा। तो इस तरीके का ये सारे कच्चे माल हैं जिनको आगे प्रोसेस करके क्राफ्ट प्रोडक्शन के बेसिस पर आप कोई शेप देते हैं, उससे कोई कमोडिटी या वस्तु बनाते हैं। औजार जिनसे उन्हें बनाया जाता है। अपूर्ण वस्तुएं जो अलग अलग स्टेजेस, जैसे मैंने कहा किसी भी चीज को बनाने की कई स्टेजेस होती हैं, तो वो कच्चा माल जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कई स्टेजेस से गुजरता है। तो जो कारखाना होगा या जो ऐसी जगह होगी जहां उन्हें बनाया जा रहा है, वहां पर अलग अलग स्टेजेस से जुड़े एविडेंसेस हमें मिलेंगे इन चीजों के। त्याग किया गया माल, यानी बहुत सारा, जब भी हम कुछ बनाते हैं, मान लीजिए आप शल्क निकाल रहे हैं, तो शल्क निकालने में आपको एक शल्क सही मिलेगा, अच्छा मिलेगा, यूज करने लायक अगर एक टुकड़ा मिलेगा, तो उसके बदले कई टुकड़े ऐसे टूटेंगे जो कि सही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आप बहुत क्लियर नहीं हो सकते कि मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही टुकड़ा मिले। कुछ टुकड़े ठीक नहीं मिले होंगे, तो ऐसी स्थिति में आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे। जब भी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें एक बड़ा कंपोनेंट, एक बड़ा हिस्सा वेस्ट का होता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट इस वेस्ट को ढूंढते हैं, और कूड़ा करकट, जैसे मैंने कहा कि वेस्टेज जो है, जो त्याग किया गया माल यानी, और कूड़ा करकट यानी जो वेस्ट है, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में ऐसा माल है जो यूज नहीं किया जा सकता, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, फेंक दिया गया, वो भी ऐसी स्थिति में आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। संकेतक, इंडिकेटर्स, यानी अगर कहीं से आपको किसी भी चीज से जुड़ा हुआ काफी कूड़ा मिल रहा है, मान लीजिए आपको बहुत सारी पॉटरी के टुकड़े मिल रहे हैं कूड़ा करकट की तौर पे, तो आपके लिए इस बात को समझना आसान हो जाएगा कि शायद उस जगह पर पॉटरी बनाई जा रही थी। और बहुत सारी पॉटरी जो है फायरिंग के या उसको शेप देने के प्रोसेस में वो डिस्कार्ड हो रही थी, वो खराब हो रही थी, तो उसको छोड़ दिया जाता था, और यही छूटी हुई चीज़ें फिर माउंड फॉर्मेशन में दबी रह जाती हैं और बाद में जब एक्सकेवेशन होता है तो हमें दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त
मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। तो शिल्प उत्पादन हो रहा था या नहीं हो रहा था, इसके विषय में कुछ खास तरीके के एविडेंसेस की ओर ज्यादा ध्यान रहता है आर्कियोलॉजिस्ट का, और वो कैसे एविडेंसेस हैं उनके बारे में यहां बात की गई है। तो इसमें कूड़ा करकट, औजार, कच्चा माल, तैयार होने से पहले की अलग अलग स्टेजेस में वो प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हैं जिनके होने से इस बात के संकेत मिलते हैं कि वो जगह उस पर्टिकुलर चीज के उत्पादन का एक कारखाना या एक कार्यशाला थी। तो दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं रोक रहे हैं, और आज के सेशन में हमने मनकों के माध्यम से और विशेष रूप से चान्हूदड़ों की साइट में जो एविडेंस मिला है उसके थ्रू हमने उन सभी सवालों को समझने का प्रयास किया है जो इसके इंट्रो में मैंने आपके सामने रखे थे कि कच्चा माल कहां से आता था, लोकली आता था। बाय द वे, कार्नेलियन एक ऐसा स्टोन है जो गुजरात से आता था। ज्यादातर रॉ मटेरियल्स बाहर से आते थे, कुछ सामान्य रूप से जो लोकल लेवल पे उपलब्ध थे उनका यूज किया जाता होगा। तो प्रोसेसेस क्या थी, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता था इन प्रोसेसेस को, कैसे औजार थे, इन सब के बारे में हमने आज के सेशन में बात की है। आने वाले सेशंस में हम एनसीईआरटी की किताब को बेस बनाकर अपने अलग अलग डिस्कशंस को और आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जल्द ही आपके सामने एक और सेशन लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।